बच्चे कोई जिसका फर्स्ट टाइम हो ना मेरे साथ, प्लीज आप बता देना। और जो ग्रुप आपका बैच सेग्रीगेशन के लिए जो आपको गूगल फॉर्म मिला है, प्लीज उसको जितनी जल्दी हो सके फिल कीजिए। अगर आपके पास लिंक नहीं है तो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दूंगी। अगर है, वैसे आपके ग्रुप्स में आ चुका है, मैंने देखा है, तो आप उसे प्लीज जल्दी से जल्दी फिल करो, है ना, क्योंकि आई थिंक आज इवनिंग तक क्लोज हो जाएगा। तो फिर उसे प्लीज जल्दी से जल्दी फिल करो। ठीक है, तो हम क्लास स्टार्ट करें बच्चे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम क्या कराया था, हेनरीज लॉ कराया था। आई होप वो आप सबने डीपीपी सोल्व किया हो। ठीक है, अब आप क्या करेंगे बच्चे, ध्यान से सुनो। आज हम आप क्या, मैं कराऊंगी आपको। आज हम पढ़ेंगे रोल्स लॉ। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, रोल्स लॉ। ठीक है, ओके। तो बच्चे आज जो हमारे टॉपिक रहने वाले हैं, देखो, वेपर प्रेशर एंड रोल्स लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। बच्चे सबको आवाज आ रही है ना? यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे अभी फिलहाल 13 स्टूडेंट्स हैं, प्लीज लीव मत करना, है ना, प्लीज लीव मत करना। लास्ट टाइम कितने बच्चे थे, याद था कि किसी को? क्रिश, क्रिश, छोड़ो। ओके, तो ये कम क्यों हो गए हैं स्टूडेंट्स? मैम इस समय मोस्ट ऑफ द स्कूल में यूटी चल रहे हैं, इसलिए शायद ना आ जाए स्टूडेंट्स। अच्छा, पर नहीं बच्चे, आपके बैच वाले तो वो स्टूडेंट्स है ना जिनका मॉर्निंग में स्कूल होता है। आप सबका मॉर्निंग में होता है ना स्कूल? यस मैम। हाँ, इसलिए मैं, ये वही वाले स्टूडेंट्स हैं जो मॉर्निंग में आते हैं। चलो कोई बात नहीं, 8 बजे वाले में आ जाएंगे। ठीक है, आ जाएंगे अभी तो। चलो, हाँ, तो आज हम बच्चे वेपर प्रेशर रोड लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे और आइडियल और नॉन आइडियल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर के बारे में मैं आज के लेक्चर में नहीं वैसे तो मुझे आज बताना था बच्चे, लेकिन आज ना एक्चुअली मैं बता तो देती आपको, लेकिन जो सुबह वाले बैचेस है ना, उसमें ये दो टॉपिक ने 1 घंटा 15 मिनट ले लिया। ठीक है, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि ये मैं नेक्स्ट टाइम आपको जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट कराऊंगी ना, उससे पहले थोड़ा सा मैं बता दूंगी आपको। 10 मिनट का ही है टॉपिक, ज्यादा नहीं है। तो बच्चे रोल लॉ पे जाने से पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, शालिनी आ गई है, नम्रता, नम्रता बच्चा आपका ये फर्स्ट लेक्चर है क्या मेरे साथ? ओके, तो बच्चे हम पहले ना वेपर प्रेशर देखेंगे कि वेपर प्रेशर होता क्या है। ठीक है, तो ध्यान से समझना। देखो, वेपर प्रेशर समझने से पहले, ओके, देखो, वेपर प्रेशर समझने से पहले हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले इवेपोरेशन। इवेपोरेशन आराम से समझेंगे, मस्त मजे से। ठीक है, इवेपोरेशन। ओके, इवेपोरेशन में क्या होता है बच्चे, इवेपोरेशन आप पढ़ते हो ओपन कंटेनर के केस में। इवेपोरेशन का कंसेप्ट कहाँ आता है बच्चे? ओपन कंटेनर के केस में आता है। जैसे आप क्या करते हो, बीकर है, पानी है, ठीक है, उसको गर्म करते हो, क्या होता है, पानी जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। उसी को क्या बोलते हो तुम सब, बताओ? वेपर्स, वाटर वेपर्स। है ना, वाटर वेपर बन गए, मतलब वेपोरेशन हो गया। ठीक है, लेकिन हमें क्या डिस्कस करना है आज, हमें बच्चे डिस्कस करना है, जो हमारा मेन मोटो रहने वाला है बच्चे आज की क्लास में, वो वेपर प्रेशर पे रहने वाला है। अगर हमने वेपर प्रेशर नहीं समझाना तो फिर रोड लॉ समझ में नहीं आएगा। तो वेपर प्रेशर बच्चे क्या होता है, ध्यान से सुनो। प्रेशर, पहले मैं डेफिनेशन बता रही हूँ फिर आपको सारा समझाऊंगी। प्रेशर, एक काम करती हूँ, रेड वाला ले लेती हूँ। प्रेशर एक्सर्टेड बाय, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। अब इसका मतलब समझो क्या है। देखो, मैंने क्या लिया है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स लिए, कुछ लिक्विड में है और कुछ लिक्विड के सरफेस पे होंगे, इस तरह से। ठीक है, सबसे पहली बात, वेपर प्रेशर का कंसेप्ट हम बच्चे क्लोज कंटेनर में पढ़ते हैं, इसमें स्टडी करते हैं क्लोज कंटेनर। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। ओके, कितने स्टूडेंट्स हो गए हैं? 18 स्टूडेंट्स हो गए हैं ना, वेरी गुड। हाँ,
तो देखो बच्चे, आपके पास लिक्विड में मॉलिक्यूल्स और कुछ सरफेस पे हैं। तो देखो बच्चे, जो अंदर है मॉलिक्यूल्स, उसमें क्या होगा, हर मॉलिक्यूल्स को हर साइड से फोर्स मिल रहा होगा, यहाँ से भी मिल रहा होगा, यहाँ से मिल रहा होगा, यहाँ से मिल रहा होगा, ठीक है, बैकवर्ड साइड से, अपवर्ड साइड से, हर जगह से फोर्स मिल रहा है। लेकिन जो बच्चे सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं, उनको सिर्फ बैकवर्ड फोर्स मिल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं बच्चे कि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी, या जो लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी? सरफेस वाले की। सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ज्यादा होगी। क्यों? सिंपल सी बात है कि मैम यहाँ पे सिर्फ नीचे से फोर्स लग रहा है, जबकि इनको हर साइड से फोर्स मिल रहा है। तो जो सरफेस पे बच्चे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज्यादा है। और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो क्या करेंगे, स्पीड ज्यादा होगी। स्पीड ज्यादा होगी तो फुदक 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 के क्या कर देंगे, वेपर की फॉर्म में वेपर बना लेंगे, ठीक है। अब जैसे ही बच्चे ये ऊपर जाएंगे, वेपर बनाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो ऊपर क्या है भैया, लिड है, लिड लगी हुई है। तो जैसे ही इस पे टकराएंगे, आप कुछ भी बोलो, वॉल बोलो, पिस्टन बोलो, कुछ भी बोलो, टकराएंगे, टकराने से क्या होगा, प्रेशर लगाएंगे, और जैसे ही प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, वापस बाउंस करेंगे, बाउंस बैक होंगे। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, क्या रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन? हाँ या ना? यस मैम। टकराएंगे, वापिस आएंगे। तो बच्चे वेपर प्रेशर का जो कंसेप्ट आता है बच्चे, वो हम क्लोज कंटेनर में पढ़ते हैं। और आपको पता है इक्विलिब्रियम हम किस केस में पढ़ते हैं, हम इक्विलिब्रियम क्लोज कंटेनर के ही केस में स्टडी करते हैं। तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, जो प्रेशर कौन लगा रहे हैं, वेपर लगा रहे हैं। कौन? जैसे जब ये ऊपर जा रहे हैं तो जैसे ही वॉल पे टकराएंगे तो क्या प्रेशर ही तो लगा रहे हैं। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स एट इक्विलिब्रियम इज नोन एज वेपर प्रेशर। क्लियर हो गई ये टर्म बच्चे? यस मैम। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट आओ। अब बच्चे यहाँ पे आता है एक फैक्टर्स इफेक्टिंग। कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं आपके वेपर प्रेशर को? तो बच्चे जो फर्स्ट वाला फैक्टर है वो है आपका नेचर ऑफ लिक्विड, कि आपका लिक्विड का नेचर कैसा है। सपोज मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एग्जाम्पल वाटर का और इथेनॉल का। आप इसको दो तरीके से बता सकते हो बच्चे। एक तो आप बॉइलिंग पॉइंट के, और जो बच्चे आ गए हैं 18 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, प्लीज लीव मत करना, ठीक है, लीव मत करना, अच्छे से समझो। आज का अच्छा रहने वाला है काफी। हमेशा मैं यही कहती हूँ कि आपकी क्लास इंटरेस्टिंग होने वाली है, जबकि बस अपने माइंडसेट ये बिठा के आया करो कि आज तो हमें कुछ समझ के जाना है, ठीक है। ओके, तो बच्चे सपोज आपने एक वाटर लिया, इथेनॉल लिया, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका अप्रोक्सीमेट होता है 70 to 75, मतलब 100 से कम होता है। तो अगर मुझे इसमें देखना है कि दोनों में से वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, तो बच्चे एक बात बताओ, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम, तो मतलब मुझे कम ही टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको वेपर बनाने के लिए। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि इथेनॉल का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा हाइड्रोजन वाटर से? बोलो बोलो। यस मैम। बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा वेपर प्रेशर बच्चे उतना ही तो ज्यादा होगा। इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो, हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन, इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट स्टडी करेंगे, उसमें हम करेंगे। देखो, आप ये और किस बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसके बेसिस पे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे। आपको पता है बच्चे, एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है, जबकि इथेनॉल में इतनी एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहाँ पे अब हाइड्रोकार्बन पार्ट आ चुका है, जबकि इसमें क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही है। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, मतलब कि ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगी? वाटर में होगी। अगर ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वाटर में, इट मीन्स जो इंटरेक्शन है बच्चे बाकी सबके लिए भी लो है क्या? नो मैम। नो मैम। अक्षय बच्चे एक काम करो, लीव करके फिर रिज्वाइन करो, और एक बार मुझे ये कंफर्म कर देना किसकी फर्स्ट क्लास है। कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा है क्लास? बस ये बता देना, ठीक है। तो क्या होगा बच्चे, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी मतलब उतनी ज्यादा इंटरेक्शन होगी मॉलिक्यूल्स के बीच में, और जितनी ज्यादा इंटरेक्शन होगी या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बच्चे, तो उतना ही कम वेपर प्रेशर होगा। जबकि इथेनॉल में क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा वीक है, और वीक है तो बच्चे उस इंटरेक्शन को तोड़ना, हमारे लिए ब्रेक करना आसान होगा, तो वो वेपर जल्दी बनाएंगे।
तो मैं ये बोल सकती हूँ कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यस मैम। Yes, वेरी ma'am. गुड। दूसरा पॉइंट बच्चे क्या है, या मैं ऊपर लिख देती हूँ, स्पेस कम था, टेम्परेचर। तो एक बात बताओ, अगर आप टेम्परेचर दे रहे हो, सपोज हीट दे रहे हो, तो हीट क्या करोगे, पहली सरफेस के मॉलिक्यूल्स के पास कंपैरेटिवली ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। आप अंदर से हीट दोगे और हीट दोगे तो काइनेटिक एनर्जी तो बहुत ज्यादा होगी, और ज्यादा कूदेंगे, और अगर और ज्यादा कूदेंगे तो जल्दी जल्दी वेपर बनाएंगे। तो मैं बोल सकती हूँ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। यस मैम। Yes, ma'am. तो आपको वेपर प्रेशर क्लियर हुआ, क्या होता है इवेपोरेशन और वेपर प्रेशर में क्या डिफरेंस होता है, कौन कौन से फैक्टर है, मेन ये दो ही फैक्टर है। वेपर प्रेशर ध्यान रखना शेप और साइज ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता है कि शेप क्या है, साइज क्या है, डजंट मैटर। जो उसमें लिक्विड है वो मैटर करता है, टेम्परेचर क्या है वो मैटर करता है। तो ये बेसिक टर्म्स क्लियर हुई। देन मैं मूव करूंगी रोल्ट लॉ पे। करूं बच्चे, आगे मूव करूं साहब? एक बार हाँ मुझे थम्स अप दे दो स्माइली के साथ जल्दी से। क्रिश, सार्थक, बाकी जो भी बच्चे हैं, हर्षिता, वेरी गुड। ओ हिमांशी बच्चा लेट कैसे हो गए, मैं तुम्हें याद कर रही थी बेटू, पता है तुम्हें इस चीज का? हिमांशी कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ बेटू? यस मैम। कहाँ थे? मैम वो नेट नहीं चल रहा था, इस चक्कर में लेट ज्वाइन हुई। मैंने कहा ये तो सारी क्लासेस अटेंड करती है, पता नहीं कहाँ चली गई। चलो ठीक है। देखो आज ना एक प्रॉमिस करके जाना मुझसे, यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं अभी फिलहाल 21, और ये 21 तो होने ही चाहिए नेक्स्ट मंडे को, इवन इससे ज्यादा नंबर होना चाहिए, लेकिन ये 21 तो कहीं नहीं जाने चाहिए। ठीक है बेटू? चलो आगे चलते हैं। देखो अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बच्चे, अब मजे वाला टॉपिक आ चुका है हमारा रोल्टला। ये जब आप डन 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 बोलते हो ना, तो इससे मैं और ज्यादा श्योर हो जाती हूँ कि आप लोगों की फर्स्ट क्लास तो नहीं है मेरे साथ। तो बच्चे अब हम वेपर प्रेशर क्योंकि हम समझ चुके हैं, अब वेपर प्रेशर हम देखेंगे दो केसेस में, एक तो लिक्विड इन लिक्विड के केसेस में और एक सोल्यूट इन लिक्विड में, सॉलिड इन लिक्विड में। तो लिक्विड इन लिक्विड में क्या मतलब बच्चे, जो आपका सोल्यूट है वो भी लिक्विड होगा और जो आपका सोलवेंट है वो भी लिक्विड होगा। ठीक है। अब रोल्ट लॉ पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ, ताकि वो समझाने के बाद आपको डेफिनेशन रटने की जरूरत ना पड़े, आप अपने आप भी लिख सको। ठीक है। तो वैसे तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, लेकिन ये थोड़ा मेस्ड अप है, मैं अलग से समझाती हूँ तुम लोगों को। ठीक है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चे? लिक्विड इन लिक्विड की। लिक्विड इन लिक्विड की। तो मतलब यहाँ पे जो सोल्यूट है वो भी लिक्विड है और जो सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड है। ठीक है। और दोनों ही क्या है बच्चे? वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब समझते हो क्या बच्चे? मैम सोल्यूबल है। हाँ हाँ बोलो बोलो। मैम सोल्यूबल है सॉल्वेंट के अंदर। नहीं बच्चे, मैम कम टेंडेंसी टू टेम्परेचर पे वेपराइज हो जाएंगे। टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर, जिनकी वेपर बनाने की टेंडेंसी है। ठीक है। ओके। हाँ कैन एवेपोरेट, ये बोल सकते हो। ठीक है। चलो अब यहाँ पे ना ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। अगर जो मैंने अब 10 मिनट में समझाया ना, अगर तुम्हें वो समझ में आ गया तो समझ लो पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा। तो देखो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक बीकर बना रही हूँ, इसमें है सिर्फ आपके सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं। सोल्यूट ध्यान रखना लिक्विड है, अभी के लिए सोल्यूट लिक्विड है। सपोज मैं इसको नाम दे रही हूँ 1, ताकि आपको लगे 1 टाइप के जो कंपोनेंट है वो सोल्यूट है। ठीक है। एक बीकर ले रही हूँ मैं बच्चे, जिसमें क्या है? सोलवेंट है। सोलवेंट जो है उसमें सेकंड कंपोनेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स है, डिफरेंशिएट करने के लिए जस्ट। ठीक है। कुछ सरफेस पे होंगे, कुछ अंदर होंगे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इस तरह से। अब मैंने सोलवेंट क्यों ज्यादा बनाया? क्योंकि आपको पता है सोलवेंट की अमाउंट हमेशा ज्यादा होती है सोल्यूट के अमाउंट से। ठीक है। अब मैंने क्या किया बेटू, इनको कर दिया मिक्स। अब जो आपका सोल्यूशन बनेगा उसमें क्या होंगे? 1 टाइप के भी कंपोनेंट होंगे और 2 टाइप के भी होंगे। बोलो हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। है ना? यस मैम। चलो अब समझते हैं कि क्या हुआ। अब मैंने बोला बच्चे दोनों के दोनों क्या है? सोल्यूट और सोलवेंट वोलेटाइल है, यानी कि ये भी वेपर बनाने की टेंडेंसी रखते हैं
और ये भी वेपर बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। तो मतलब अगर मैं बात करूं बच्चे फर्स्ट कंपोनेंट वाले की, तो इसमें क्या है, सिर्फ एक ही टाइप के कंपोनेंट है। तो जो भी वेपर प्रेशर होगा वो इसी की वजह से आएगा। तो मैं बोल सकती हूँ P1 नोट, ये जो बिंदी सी लगाई है मैंने, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, प्योर कंपोनेंट। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटू, प्योर कंपोनेंट। मतलब इसमें सिर्फ सोल्यूट एक ही कंपोनेंट, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स है। मतलब जो भी पूरा का पूरा वेपर प्रेशर आएगा वो किस वजह से आएगा, P1 नोट की वजह से ही आएगा। क्लियर है। अगर मैं बात करूं सोलवेंट में, तो इसके इस सोलवेंट में सेकंड टाइप के ही हैं सारे मॉलिक्यूल। तो जो इसका वेपर प्रेशर होगा बच्चे वो P2 नोट होगा। इसका मतलब क्या है, प्योर कंपोनेंट, मतलब इसमें और कुछ ऐड नहीं है, प्योर सोलवेंट है। बताओ हाँ या ना। Yes, ma'am. क्लियर हुई। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या होगा, अब इस सॉल्यूशन का भी अरे हाँ बेटू बता रही हूँ, बेटू अच्छा भी बता रही हूँ, अभी मैं कुछ समझा रही हूँ। सॉल्यूशन में क्या है बच्चे, एक टाइप के भी कंपोनेंट है, दो के भी है, दोनों को मिक्स कर दिए। अब बच्चे हम क्या पढ़ रहे हैं, वेपर प्रेशर पढ़ रहे हैं, यानी कि जो आपके लिक्विड मॉलिक्यूल है वो गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं तभी वेपर बन रहे हैं। और अब सॉल्यूशन में बच्चे आपके पास दो टाइप के कंपोनेंट है, पहला और दूसरा। तो मैंने आपको बोला था कि अगर आपके पास एक से ज्यादा कंपोनेंट है तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, पार्शियल यूज करते हैं। याद आ रहा है किसी को? यस मैम, पार्शियल। यानी कि ma'am. जो इसका वेपर प्रेशर है P1 की वजह से भी आएगा बेटू, और P2 की वजह से भी P2 आएगा। की वजह से भी है ना? आएगा। ये क्या थे, P1 नोट और P2 नोट क्या थे, प्योर कंपोनेंट के थे। अब सॉल्यूशन में भैया प्योर तो कुछ रहा नहीं, सोल्यूट में सोलवेंट ऐड हो गया। मतलब अब मैंने उसको बोल दिया कि P1 की वजह से आएगा, P2 की वजह से आएगा। अब P1 क्या है बेटू, पार्शियल प्रेशर है। किसका बताओ, फर्स्ट कंपोनेंट का, फर्स्ट कंपोनेंट का। और ये क्या है, पार्शियल प्रेशर है सेकंड कंपोनेंट का। पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट। इतना समझ में आया जितना समझाया है, सब बताओ। Yes, ma'am. ओके। अब रोल्टला ने क्या बोला बेटू, रोल्टला ने ये बोला कि फॉर एनी वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। फिर से रिपीट कर रही हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। एक बात बताओ, सोल्यूट का जितना मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही तो भैया वेपर प्रेशर होगा। या मैं सिंपल सा ये बोलूं कि आपके सॉल्यूशन में 1 और 2 है, तो मान लो सेकंड के मोल्स ज्यादा है, तो जितने ज्यादा मोल्स उतना ज्यादा वेपर प्रेशर। सिंपल सी बात है ना, जो जितना ज्यादा उसके ज्यादा वेपर मिलेंगे आपको वेपर फेज में, जो कम उसके कम वेपर मिलेंगे। क्या लिख रही हूं यहाँ पे देखो, जो जितना ज्यादा वो उतना ज्यादा उड़ेगा, वो उतना ज्यादा उड़ेगा। ये लाइन याद रखना, फायदे में रहोगे हमेशा। जो जितना ज्यादा वो उतना ज्यादा उड़ेगा। ठीक है। तो अगर मैं बोलूं सोलवेंट और सोल्यूट का जब आपने सॉल्यूशन मिला, तो ऑब्वियस सी बात है सोलवेंट के मॉलिक्यूल ज्यादा है, उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, तो उसके मॉलिक्यूल जो है आपको ज्यादा दिखेंगे वेपर फेज में। बोलो एग्री करते हो या नहीं करते हो? Yes, ma'am. तो ओके। तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ बच्चे यहाँ पे? अब मैं आपको दिखाऊंगी डेफिनेशन। क्या बोला, फॉर ए सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, मैं किसकी बात कर रही हूँ, सॉल्यूशन की, जिसमें P1 और P2 है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। यानी कि जो आपका पार्शियल वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन पे। जो जितना ज्यादा वो उतना ज्यादा उड़ेगा, जो जितना कम वो उतना कम उड़ेगा। फंडा क्लियर है? ओके। यस मैम। ओके। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के बच्चे इन्होंने क्या लगा दिया, कांस्टेंट लगा दिया, विच इज योर P नोट। P नोट क्या है बच्चे, वेपर प्रेशर है प्योर कंपोनेंट का। ठीक है, वेपर प्रेशर है प्योर कंपोनेंट का। ध्यान रखोगे मेरी ये बात? ओके। यस मैम। चलो ओके। तो मैं ये बोल सकती हूँ बच्चे, यहाँ पे एक और चीज समझाती हूँ तुम्हें। यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ क्या कि यहाँ पे सिर्फ जो 1 कंपोनेंट है उसी का ही है। मतलब यहाँ पे मैं ये बोल सकती हूँ क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट इज इक्वल टू 0 और मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इज इक्वल टू 1, यानी कि सिर्फ यहाँ पे सोल्यूट का ही कंपोनेंट है। और यहाँ पे क्या मैं ये बोल सकती हूँ क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू 1, लेकिन मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इज इक्वल टू 0। बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. ठीक है, बोल सकती यस हूँ। मैम। यानी कि अगर आपका मोल फ्रैक्शन सिर्फ एक ही, मतलब
एक ही कंपोनेंट की वजह से जो भी मोल्स है वो एक ही कंपोनेंट के, मतलब उसकी वजह से जो वेपर प्रेशर होगा P1 नोट। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक सेकेंड कंपोनेंट टाइप का ही नंबर ऑफ मोल्स है तो जो भी वेपर प्रेशर होगा वो P2 नोट होगा। ठीक है, तो अब ये प्रेशर क्या होगा बच्चे, टोटल प्रेशर क्या होगा वो हम निकालते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। यहाँ पे आओ, देखो टोटल प्रेशर क्या होगा बच्चे, P1 प्लस P2, क्योंकि आपको पता है पूरे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आएगा वो 1 के कंपोनेंट की वजह से आएगा और 2 की वजह से आएगा। तो डाल्टन लो ने क्या कहा था कि टोटल वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। तो बच्चे ये कर दिया, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, तब भी बताया था मैंने लास्ट टाइम, क्योंकि मुझे पता था अगर वहां ना बताती ना तो तुम फिर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, तो अब क्या है, P1 रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग P1 नोट इंटू Chi1, P2 नोट इंटू Chi2। अब बच्चे आपके पास क्योंकि दो ही टाइप के मोल फ्रैक्शन है तो आपको पता है दोनों का सम 1 होगा, तो एक को आप ऐसे लिख सकते हो। बस उसको क्या किया, मैथमेटिकल है, थोड़ा मैथमेटिक्स है, उसको इस तरह से रीअरेंज करके लिख लिया। क्लियर हो गया? अच्छा जल्दी से मुझे हैंड रेस करके ये बताओ रोल्स लॉ क्या है, जल्दी। हाँ बताओ, जिसने रेज हैंड किया कौन है? क्रिश ने किया है क्या? हाँ क्रिश। Yes, ma'am. हाँ टेल मी। Ma'am, the partial pressure of each component in the mixture is directly proportional to the mole fraction ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। of that component in the solution. ओके, अब आ जाओ बच्चे, जो भी हमने सारा पढ़ा है उसको एक ग्राफ के फॉर्म में बनाते हैं हम सारे। ध्यान से समझना, पहले तो ये देखो कि किसके बीच में ग्राफ है, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ है। ठीक है, ओके, तो बच्चे यहाँ पे क्या है, हाँ 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 बच्चे, अक्षय हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चे, ये आपने रिलेटिव लोअरिंग बोला है क्या अक्षय? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोल रहे हो क्या बेटू? नो मैम, रोल्स लॉ बोल रहा था। अच्छा अच्छा, थोड़ा फुल वो लिख दो ना। हाँ चलो ओके। अब देखो बच्चे यहाँ पे, अभी मैंने आपको क्या बोला था कि P2 किसके लिए था बच्चे, P1 नोट था सोल्यूट के लिए, और P2 नोट क्या था, Solvent के लिए. ठीक है। तो एक बात बताओ, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आपको पता है ज्यादा है तो उसके करस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, तो मैंने P2 नोट को यहाँ दिखा रखा है और P1 नोट को यहाँ दिखा रखा है। पहले तो ये बताओ, ये दोनों चीजें क्लियर हुई कि ये यहाँ पे क्यों आया और यहाँ पे क्यों आया? Yes, ma'am. अब आओ नीचे की साइड। अब यहाँ पे बच्चे क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट की वजह से ही सारा मोल, मतलब क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इज इक्वल टू 1, यानी कि जो भी है यहाँ पे सारा का सारा क्या है, सोल्यूट है, तो वेपर प्रेशर भी उसी की वजह से होगा, विच इज योर P1 नोट, इसलिए उसको यहाँ दिखाया है। यहाँ पे क्या है बच्चे, सिर्फ सेकंड कंपोनेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स है तो उसके लिए जो भी वेपर प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा, सिर्फ P2 की वजह से होगा। ये भी क्लियर हो गया? लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ बच्चे, उस सोल्यूट में जिसका वेपर प्रेशर जो है P1 नोट था, अब आप उसमें क्या करे जा रहे हो, अब आप उसमें सोल्वेंट ऐड किए जा रहे हो। तो पहले जो उसका P1 नोट प्रेशर था वो तो रहेगा नहीं, क्योंकि अब उसके अंदर आप कंटिन्यूसली सोल्वेंट ऐड कर रहे हो। इट मींस वेपर प्रेशर क्या होगा, पहले से कुछ कम होगा। तो देख पा रहे हो डिक्रीज हो रहा है, ये लाइन को देख पा रहे हो, रेड लाइन को, ये रेड लाइन दिख रही है ना सबको? Yes, ma'am. हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो बच्चे ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, P1 को। पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखो बच्चे क्या है, यहाँ पे क्या है, इधर देखो, यहाँ पे क्या है, सिर्फ सेकंड कंपोनेंट की वजह से वेपर प्रेशर है, लेकिन अब क्या करो, उसमें आप सोल्यूट ऐड कर रहे हो, तो जैसे ही सोल्यूट ऐड करोगे बच्चे क्या होगा, ये वेपर प्रेशर नीचे की साइड जाएगा। दिख रहा है आपको डिक्रीज होते हुए? यस मैम। Yes, ma'am. इसकी वजह से होगा, इसको आप लिख सकते हो P2 इज इक्वल टू P2 नोट और Chi2। ठीक है, अच्छा जी। और ये क्या है आपका, ये आपका टोटल प्रेशर है जो किसकी वजह से आया है बच्चे, P1 प्लस P2 की वजह से आया है। क्योंकि ये ग्राफ ऐसे क्यों जा रहा है, क्योंकि P2 ज्यादा है, इस वजह से ऐसे जा रहा है। एक और चीज कोई मुझे बताएगा क्या, वाई दिस ग्राफ इज लीनियर, वाई दिस ग्राफ इज लीनियर? क्योंकि मैम अभी जो हमारी इक्वेशन बनी थी मैम, वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी, Very y good. इक्वल्स टू mx प्लस c की।
वेल डन, अपने आप को मेरी तरफ से शाबाशी दे दो हिमांशी, बहुत अच्छा। देखो अभी मैंने तुम्हें क्या बोला कि जो पार्शियल प्रेशर है, सपोज किसी का, मैं फर्स्ट कंपोनेंट की बात करूं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, और इसको अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगी तो यही आ जाएगा, है ना। तो अभी हिमांशी ने बोला कि मैम जो आपने इक्वेशन ड्राइव की थी वो किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की। कंपेयर करो बच्चे इसको y = mx + c से, करो कंपेयर। यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है, 0 है, तभी सारे के सारे जितने भी ग्राफ यहाँ पे ओरिजिन से पास हो रहे हैं, देख सकते हो आप। y क्या है, प्रेशर है, वेपर प्रेशर के बीच में ही प्लॉट किया है। x एक्सिस पे क्या है, मोल फ्रैक्शन है। बस यहाँ पे मैं एक P1 को लेके चल रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। और P1 नोट क्या है आपका, स्लोप है, तो इसलिए जो है स्ट्रेट लाइन है। क्या क्लियर हो गया बेटू? Yes, Yes, ma'am. ma'am. वेरी गुड, ओके। उसके बाद आओ हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सिर्फ इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एनसीईआरटी में, आपके जेईई में, मतलब हर जगह, कितने भी आप पेपर उठा लो, ऐसा हो ही नहीं सकता जहां पे ये वाला क्वेश्चन ना पूछा हो, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, ठीक है। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज का मतलब क्या है बच्चे, जो मैंने कहा आपको, जो जितना ज्यादा वो उतना ज्यादा उड़ेगा, जो जितना ज्यादा वो उतना ज्यादा उड़ेगा। तो हमें जो उड़ गया, तो हमें यही देखना है कि वेपर फेज में उसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा। तो मैंने बोला कि y1 और y2 क्या है, दोनों ही वोलेटाइल है, तो दोनों ही टेंडेंसी रखेंगे वेपर फेज में, वेपर बनेंगे। तो उसको उन्होंने कंसिडर कर लिया कि y1 एंड y2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 and 2 इन वेपर फेज, ठीक है। तो डाल्टन लॉ ने क्या बोला था बच्चे, किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल होगा, उसके मोल फ्रैक्शन के इनटू उसके टोटल प्रेशर के, यही बोला था, हाँ या ना? यस मैम। Yes, ma'am. तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या, P1 by P टोटल, और P टोटल क्या है बेटू, P1 + P2। इसको मैं और अरेंज कर लिखूं तो देखो, और रीअरेंज करूं तो ये लिख सकती हूँ क्या, ये y1 हो जाएगा। ऐसे सिमिलरली आप y2 के लिए लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। अब चाहे बच्चे आपके पेपर में मोल फ्रैक्शन लिखा आ जाए या कंपोजिशन लिखा आ जाए, एक ही बात है। क्वेश्चन आएगा, छोड़ के तो नहीं आओगे, कर लोगे ना? यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. ध्यान कर रखना लेंगे. बच्चे कि वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में इस तरह से निकालना होता है। अभी मैं एक क्वेश्चन भी कराऊंगी, इवन 3 क्वेश्चन कराऊंगी। उसके बाद है बच्चे, ये तो सिंपल है कि रोल्ट लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। आपको पता है रोल्ट लॉ पार्शियल प्रेशर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मोल फ्रैक्शन, अभी मैंने बताया था। लास्ट क्लास में मैंने हेनरीज लॉ यही बताया था कि पार्शियल प्रेशर जो होगा गैस का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, इज डायरेक्टली। बेटू मैं क्या करूं सार्थक, 1 घंटे, फिर भी एक क्लास 1 घंटे 15 मिनट की चली जाएगी बच्चे, वो 3 कराने में भी, ठीक है। कोई बात नहीं, असाइनमेंट में तुम टेंशन क्यों लेते हो, 20 क्वेश्चन किस लिए दिए असाइनमेंट में मैंने तुम्हें, जी भर के प्रैक्टिस करना। कल यहाँ पे मैं शेयर करूंगी लिंक, फिर देखती हूँ कौन कितने करता है, ठीक है सार्थक। तो और मैंने हेनरीज लॉ का क्या बताया था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन सॉल्यूशन, तो यही उसके लिए। तो अगर मैं बच्चे दोनों को कंपेयर करूं, सिर्फ यहाँ पे किस चीज का डिफरेंस है, कांस्टेंट का। यहाँ पे KH है और यहाँ पे क्या है, P1 नोट है। तो वो कह रहे हैं इफ KH = P1 नोट, हाँ दिखा रही हूँ बेटू, अगर KH जो होगा P1 नोट के इक्वल हो जाएगा तो मतलब क्या हुआ, 10, ये आप बोल सकते हो कि रोल्ट लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। दोनों बिल्कुल सेम ही है, बस कांस्टेंट का डिफरेंस है, ठीक है। दोनों अलग अलग लॉ दिखाने के लिए सिर्फ कांस्टेंट से उनको डिफरेंशिएट कर रखा है। ये लो सलोनी, यही वाली स्लाइड कह रही थी तुम, चलूं आगे, बताओ। Yes, ma'am. ओके, सारे बोल दिया करो बच्चे, थम्स अप दे दिया करो, थम्स अप, कीप गिविंग मी स्माइलिंग। चलो ओके, अब बच्चे हम बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। मतलब सॉलिड आपका सोल्यूट रहेगा यहाँ पे, लिक्विड आपका क्या रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा। अब ध्यान देना बच्चे, सॉल्वेंट तो आपका वोलेटाइल ही है, वेपर बनाएगा, लेकिन सोल्यूट है जिद्दी, नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का कोई एग्जांपल बताएगा क्या मुझे, जल्दी बताओ। मैम NaCl। हाँ बोल सकते हो, लेकिन जो आपको पेपर में मिलेगा देखने को, यूरिया, ग्लूकोज, शुगर, यही 3 पे ही आते हैं भर भर के क्वेश्चन। कभी
किए हो, अगर आपने कभी प्रैक्टिस की हो बेटू तो आपको दिखेगा यूरिया, ग्लूकोज और शुगर पे ही आते हैं। तो ठीक है, इस थोड़ा ध्यान रखना। सोलवेंट आपको बेंजीन दे देंगे, है ना, और क्या दे सकते हैं, कोई अल्कोहल दे देंगे, जनरली यही मिलते हैं। ठीक है, कोई हाइड्रोकार्बन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ये सब मिलते हैं। चलो छोड़ो, इस पे आओ अब। तो बच्चे देखो, क्लोज कंटेनर का ये केस है। सबसे पहला केस है कि मैंने सिर्फ प्योर सोलवेंट लिया है, और आपको पता है बच्चे कि प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि वोलेटाइल कंपोनेंट है। लेकिन जैसे ही आपने उसमें डाल दिया नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मतलब जो सोलवेंट ने पहली सारी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा था, अब उसके बीच में शनि की तरह कौन आके बैठ गए, बताओ, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स आके बैठ गए। तो भैया जितना पहले उनको प्रेशर लगाना पड़ रहा था, जितनी पहले उनके पास काइनेटिक एनर्जी थी, अब वो काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अब उनको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी वेपर बनाने की। तो सोल्यूट आने से क्या हुआ बच्चे, सोलवेंट को पकड़ के रखने लग गए। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया, तो वो क्या किया उन्होंने, सोलवेंट को वेपर बनाने ही नहीं दिए। तो वेपर प्रेशर पहले जितना सोलवेंट में ज्यादा था, उतना सोल्यूट ऐड करने के बाद वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चे, कम हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो व्हेन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू सोलवेंट, द वेपर प्रेशर बिकम्स लो। तो बच्चे देखो, सोलवेंट में तो जो पूरा का पूरा वेपर प्रेशर था वो सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स की वजह से आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे जो सोलवेंट का वेपर प्रेशर है उससे कुछ कम होगा आपका वेपर प्रेशर। क्यों? क्योंकि अब आपने इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया है। और यहीं से आपकी आती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसमें सबसे पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को साथ डिस्कस करूं। तो एक दिन में 2 ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होंगी, 2 लेक्चर में तो जाके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज खत्म होंगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको अभी यहीं पे ही छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं यही चीज से उठाऊंगी, यही कंसेप्ट दोबारा बताऊंगी, फिर जो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे चलूंगी। क्लियर है बच्चे? अब ये वाला क्वेश्चन देखो यार, तुम लीव मत किया करो, तुम ना लीव कर जाते हो। अभी देखना 22 बच्चे थे, 19 हो गए हैं। ये वाला जल्दी से पेन नोटबुक निकालो फटाफट से, मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ। वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल and methanol are 44.5 and 88.7 mmHg respectively. An ideal solution is formed at the same temperature by mixing 60 gram ethanol and 40 gram methanol. Calculate the total vapor pressure of the solution and mole fraction of methanol in the vapor. तो ये तो मैं ही करवाऊंगी। ठीक है, तो बच्चे आपको प्योर इथेनॉल का वेपर प्रेशर कितना दे रखा है बेटू, बताओ, साथ साथ बोलते जाओ। 44. और मिथेनॉल का कितना दे रखा है, 88.7 mmHg। ठीक है, और क्या गिवन है बच्चे, पहले लिख लिया करो क्या गिवन है, फायदे में रहोगे। फिर आपको गिवन मास दे रखा है इथेनॉल का, तो एक काम करो, नंबर ऑफ मोल्स निकालो इथेनॉल के। कैसे निकालोगे, 60/46 होता है इथेनॉल का। फिर कह रही हूँ यूनिट साथ लेके चलना। ठीक है, इथेनॉल के मोल्स कितने होंगे, सॉरी मिथेनॉल के, गिवन मास बाय मोलर मास मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा कैलकुलेट करके। करना कैलकुलेट मैम 16 32 होगा ना। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, चलो ये निकल गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल कैसे निकालोगे बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल। देखो मैं बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं निकाल के दिखा रही, तुम्हें ये बता रही हूँ कि न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करोगे। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल का कैसे निकाल लोगे, 1 में से माइनस कर दोगे। क्लियर हुआ? अब आपको बच्चे क्या निकालना है, टोटल वेपर प्रेशर। तो टोटल किसकी वजह से होगा, इथेनॉल की वजह से और मिथेनॉल की वजह से। P0E काई E प्लस P0M काई M। बताओ ठीक लिख रही हूँ ना, कुछ और तो नहीं लिख रही ना, कहीं तुम सोचो मैम क्या ही लिखे जा रहे हो। अब आपके पास क्या है बेटू, अब आपके पास ये ऑलरेडी है, ये निकाल लिया, ये निकाल दिया, पुट कर दोगे यहाँ पे, बताओ। यस मैम। उसके बाद आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है मिथेनॉल का वेपर फेज में। तो कैसे निकालोगे, अभी हम देख के आए फॉर्मूला, प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल डिवाइड बाय टोटल, यानी कि किसका, मिथेनॉल का और इथेनॉल का। ये आपने निकाल लिया, ये आपको ऑलरेडी पता है, पुट कर देना। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है यहाँ पे बच्चे।
ठीक है, मोल्स निकालो, मोल फ्रैक्शन निकालो, टोटल प्रेशर निकालो, सारी वैल्यू दे रखी है। उसके बाद मोल फ्रैक्शन निकालो मिथेनॉल का वेपर फेज में। कर लोगे? उसके बाद बच्चे ये वाला क्वेश्चन देखो, हेप्टेन एंड ऑक्टेन आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है, ठीक है, वेपर प्रेशर दे रखा है उनका इतना प्योर का, हेप्टेन और ऑक्टेन का। आपको वेपर प्रेशर बताना है मिक्सचर का, इट मींस टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा। आपको गिवन क्या है बच्चे, 26 ग्राम ऑफ हेप्टेन एंड 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। पहला स्टेप सेम, मोल्स निकालोगे, मोल से मोल फ्रैक्शन निकालोगे। समझ पा रहे हो ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एक्चुअली? Yes, ma'am. का 1 में से माइनस करके निकाल दोगे बेटू। अब टोटल वेपर प्रेशर कैसे निकालोगे, प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ हेप्टेन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्टेन। आपको वैल्यूज पता है, सब कुछ गिवन है, निकाल लो। तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए हैं पहले जेईई मेन में। क्लियर है बच्चे? अब मैं आपको वो क्वेश्चन कराने वाली हूं जो अभी रिसेंट आया है 2021 में। 2021 में पढ़ो इस क्वेश्चन को। वैसे मैं ये सोच रही थी तुम्हें घर के लिए हूं, बट ठीक है करा देती हूँ। एट अ गिवन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर इन mmHg ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ, ध्यान से समझना, वेपर प्रेशर दे रखा है सोल्यूशन का 2 वोलेटाइल लिक्विड के लिए, A और B के लिए, इज गिवन बाय द इक्वेशन दे रखी है आपको, और काई भी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B। आपको क्या निकालना है बच्चे? अच्छा घर के लिए दूं क्या? कौन कहता है घर के लिए दूं? ओके, एक जना भी ये बोल देगा ना मैम करा दो, तो मैं करा दूंगी। अब जल्दी बताओ फिर तुम। चलो एक काम करती हूँ, मैं बाकी करा देती हूँ टॉपिक, टाइम मिलेगा ना, अगर मान लो टाइम बच गया तो डेफिनेटली हम फिर इस पे आएंगे, वरना अदरवाइज घर के लिए ले लेना, ठीक है। आपको बेसिकली बच्चे वेपर प्रेशर बताना है पी नोट ए का और पी नोट बी का, ठीक है। सोचना, दिमाग लगाना, कैसे कर सकते हो, 2 तरीकों से कर सकते हो इसको। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। उसके बाद बच्चे हम स्टार्ट करते हैं आइडियल सॉल्यूशन से। अब बहुत मस्त वाला टॉपिक आने वाला है। अगर आपको अब तक जो मैंने आपको कराया अगर ये समझ में आ गया तो ये वाला आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी, सारा वही है जो भी मैंने बता दिया, बस उसका ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। चलो आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखो तुम्हें भी पता है आइडियल जैसा कुछ नहीं होता, पता है ना, आइडियल जैसा कुछ नहीं होता। हर किसी में क्या होते हैं, कुछ ना कुछ फ्लोज होते हैं, आइडियल जैसा कुछ नहीं होता। लेकिन केमिस्ट्री में बहुत चीजें हम आइडियल वाली पढ़ते हैं, है ना। तो बच्चे आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है बच्चे, जो कि ओबे करता है रोल्ट लॉ को ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसेंट्रेशन। मतलब रोल्ट लॉ का मतलब क्या है, जिसमें हम बेसिकली 2 वोलेटाइल लिक्विड की बात कर रहे थे। तो जो भी हम रोल्ट लॉ पढ़ रहे थे बच्चे, वो किस केस का था, कौन सा केस था, वो आइडियल सॉल्यूशन का केस था। देखो जितने भी मैंने आपको न्यूमेरिकल कराए, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, आइडियल सॉल्यूशन, और सब में रोल्ट लॉ लग रहा था। यहाँ पे भी देखो आइडियल सॉल्यूशन, कहाँ गया आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो मतलब जो रोल्ट लॉ था बच्चे, जो आइडियल सॉल्यूशन है वो क्या सॉल्यूशन होते हैं, जो कि ओबे करे रोल्ट लॉ। तो मैंने रोल्ट लॉ के केस में यही बताया था कि टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा, P1 प्लस P2। P1 क्या था, P1 नोट काई 1 प्लस P2 काई 2, यही था। अब आओ मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो सोलवेंट के मॉलिक्यूल लिए तुमने, सोल्यूट के मॉलिक्यूल लिए, दोनों को मिलाया और सोल्यूट सोलवेंट के मॉलिक्यूल मिले। सपोज मैं कुछ मतलब नाम नहीं ले रही हूँ उसकी सोलवेंट के कौन से मॉलिक्यूल है, जस्ट जनरल ये बोलूं AAPP करके। तो एक बात बताओ बच्चे, सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स हैं आपस में, कुछ ना कुछ तो इंटरेक्शन होगी उसमें, तो उनको बोला AA टाइप की इंटरेक्शन। सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स में कुछ इंटरेक्शन होगी तो उनको बोला BB टाइप की इंटरेक्शन। जैसे ही सॉल्यूशन बना बच्चे तो उसको बोला AB टाइप की इंटरेक्शन। लेकिन बच्चे आइडियल कंडीशन है, आइडियल मतलब हर तरीके से सही, कहीं से भी वो गलत नहीं है। तो उसने क्या बोला कि जो AA और BB टाइप में इंटरेक्शन थी, जब दोनों को मिला दोगे तो सेम टाइप की इंटरेक्शन रहेगी AB में। मतलब मान लो अगर AA में इतनी स्ट्रॉन्ग है इंटरेक्शन और BB में भी स्ट्रॉन्ग है, तो उतनी ही स्ट्रॉन्ग किस में होगी बच्चे, AB में भी होगी, ठीक है। समझ गए इस चीज को? तो ये क्या लिखा हुआ है, A टाइप की इंटरेक्शन और BB टाइप की इंटरेक्शन किसकी इक्वल है बच्चे, AB टाइप की इंटरेक्शन की, जो कि एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इसी को देख के बच्चे इन्होंने बोला कि जो डेल्टा H है, डेल्टा H कौन बताएगा क्या है बच्चे यहाँ पे,
डेल्टा एच क्या है? Enthalpy of mixture. वेरी गुड, एंथैल्पी है। हीट कंटेंट भी बोल सकते हो इसको, हीट कंटेंट। उन्होंने बोला ये 0 है। एक बात बताओ, देखो ए की मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन है बीबी में, ए बी की कब बनेगी? जब आप ए इंटरेक्शन को ब्रेक करोगे और बीबी को ब्रेक करोगे। एक बात बताओ, जब हम किसी बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो हीट क्या होती है? हमें चाहिए होती है, हीट देनी पड़ती है। बोल सकते हो हीट एब्जॉर्ब, बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. और जब दो बॉन्ड बनते हैं तो उसके केस में हम क्या कहते हैं? हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। यानी कि इन्होंने ये बोल दिया भैया कि चेंज इन एंथैल्पी तो 0 है। इट मींस जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई होगी उतनी ही हीट रिलीज होगी। यही तो मतलब है इसका। और क्या मतलब निकालेंगे कि जितनी एनर्जी हमें इसको ब्रेक करने के लिए चाहिए थी उतनी ही एनर्जी जब ये बने तो उतनी ही एनर्जी निकल गई। मतलब हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू हीट रिलीज। तभी ये बोल दिया इन्होंने डेल्टा एच 0 है। अब बोल रहे हैं चेंज इन वॉल्यूम भी 0 है। तो सिंपल सी बात है, जितनी मान लो ये ए टाइप की इंटरेक्शन जितनी स्ट्रॉन्ग है उतनी ही ए टाइप की इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है। तो जितना स्पेस इसमें है उतना ही इसमें। तो भैया वॉल्यूम में चेंज कहाँ आया? कहीं चेंज नहीं आया। तो ओवरऑल चेंज इन वॉल्यूम 0 और ओवरऑल चेंज इन एंथैल्पी इज 0। ये क्या है? आइडियल सॉल्यूशन है जो हर जगह से सही है। एक्चुअल में बच्चे आइडियल जैसा कुछ नहीं होता, ये ध्यान रखना। आइडियल सॉल्यूशन लगता है वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन पे एप्लीकेबल होता है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, तब हम ये बोल सकते हैं कि ऐसी कुछ कंडीशन रही होगी, अदरवाइज आइडियल जैसा कुछ नहीं होता है। उसके बाद बच्चे यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, आप ध्यान रखेंगे बच्चे। आइडियल, ये मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी अभी कैसे याद रखना है। देखो आइडियल में कैसे याद रखोगे? जो सिमिलर टाइप के हैं, मतलब जो सिमिलर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, सिमिलर स्ट्रक्चर से ध्यान रख सकते हो, या आप बोल सकते हो नियरली सेम मास, या बोल सकते हो सिमिलर मास, या आप बोल सकते हो सिमिलर पोलैरिटी। जैसे अब देखो इसमें थोड़ा मैंने गचड़ पचड़ कर दिया। एन हेक्सेन और एन हेप्टेन सिमिलर सा दिख रहा है स्ट्रक्चर। बेंजीन और टोल्विन, टोल्विन क्या होता है बेटू? ये होता है। ठीक है, ये सिमिलर सा दिख रहा है। ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन सेम सेम है। अगर मान लो ब्रोमो प्लस, एक सेकेंड सॉरी, क्लोरो प्लस आयोडो इथेन आ जाता तो आप उसको आइडियल कंडीशन में, आइडियल सॉल्यूशन में कंसीडर नहीं करते, क्योंकि फिर क्या होगा? क्लोरीन और आयोडीन में ज्यादा मास का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना इस चीज को? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी ने नहीं बताया होगा तुम्हें, ना बुक में लिखा हुआ कहीं पे भी। तो ध्यान देना, अगर क्लोरीन के साथ आयोडीन होगा तो आप वो कंसीडर नहीं करोगे, आपको नियरली सेम मास वाले लेना है। क्लियर है बच्चे? Yes, ma'am. ओके, उसके बाद आओ बच्चे नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है बच्चे? वो सॉल्यूशन जो कि रोल्ट लॉ को ओबे नहीं करते हैं। मतलब जो भी आइडियल ने कंडीशन करी, डेल्टा एच मिक्सिंग 0, डेल्टा वी मिक्सिंग 0, पी टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, वो सारी की सारी झूठी हो चुकी है। पहली कंडीशन क्या बोली थी आइडियल ने? कि भैया जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा? P1 नोट Chi1, P नोट 2 Chi2। पहली बात तो ये होगी गलत। मतलब अब टोटल प्रेशर जितना हमें मिलना, मतलब हम क्या कहते हैं, टोटल प्रेशर इसके इक्वल होगा जो हम रोल्ट लॉ में निकाल के आए थे। लेकिन नॉन आइडियल में क्या है भैया? टोटल प्रेशर इक्वल नहीं है, या तो वो ज्यादा होगा या कम होगा, पहली चीज। दूसरी चीज उसने बोला कि जो ए और बी में इंटरेक्शन है, जब वो सॉल्यूशन बनेगा, ए बी टाइप की जो इंटरेक्शन होगी वो उनके इक्वल नहीं होगी, या तो ज्यादा होगी ए बी की इंटरेक्शन या कम होगी। दूसरी चीज। तीसरी चीज बच्चे, जो ओवरऑल डेल्टा एच मिक्सिंग है वो 0 नहीं होगा। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं या तो हीट कहीं पे ज्यादा एब्सॉर्ब हो रही होगी या कहीं पे हीट रिलीज ज्यादा हो रही होगी। अगर हीट एब्सॉर्ब ज्यादा है और या हीट रिलीज हो रही है तो बच्चे वॉल्यूम में भी डेफिनेटली चेंज आने वाला है। तो ध्यान रखेंगे, जो आइडियल में हम ये आइडियली बात कर रहे थे सारी चीजों की, वो सारी की सारी किसमें झूठी हो गई है बच्चे? नॉन आइडियल में। और एक्चुअल में जो है हम नॉन आइडियल सोल्यूशन ही पढ़ते हैं। आइडियल तो हाइपोथेटिकल होता है, जो रियल होता है वो आपका नॉन आइडियल होता है। जैसे पढ़ते हो ना आइडियल गैस और रियल गैस, रियल गैस ही एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, आइडियल नहीं करता। ठीक है बच्चे? ओके, अब वैसे मैंने ये लिख रखा है, ये तुम्हें समझ में आ रहा है? मैं तुम्हारे लिए फिर लिखूं, जैसा तुम कहोगे मैं वैसे ही कर दूंगी। हटा दिया, तुम तो कुछ बोल आ रहा था। यस मैम। अच्छा जी ना, लेकिन मेरा मन करे मैं फिर से बताऊंगी। चलो देखो,
अब दो टाइप में डिवाइड किया है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन में, ठीक है। ओके, अभी मैंने सार्थक हंसी आ रही है। अभी मैंने बोला बच्चे कि टोटल प्रेशर जो है इक्वल नहीं होगा P1 नोट Chi1 और प्लस P2 Chi2 जो हम डोल्टला में पढ़ते थे, या तो ज्यादा होगा या कम होगा। तो बच्चे अब पॉजिटिव डेविएशन में क्या देखा गया बच्चे, जो P टोटल था, मतलब P टोटल क्या, जो पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर था, वो देखा ये गया कि एक्सपेक्टेड से कुछ ज्यादा आया, मतलब जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा आया। मतलब जो टोटल वेपर प्रेशर है बच्चे ओवरऑल, वो क्या हुआ, ज्यादा हुआ। अब वेपर प्रेशर ज्यादा होने का मतलब क्या है बच्चे, मैंने कहा था वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जितनी कम इंटरेक्शन उतना ज्यादा वेपर प्रेशर, हाँ या ना, पहले बताओ। Yes, ma'am. तो मैं ये बोल सकती हूँ कि टोटल वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इंटरेक्शन वीक रही होगी, हाँ या ना। Yes, ma'am. किसकी इंटरेक्शन वीक रही होगी, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की, इट मींस AB की इंटरेक्शन वीक रही होगी AA और BB से। तो AB की इंटरेक्शन वीक होने का मतलब क्या है भैया, बहुत ज्यादा हल्का बॉन्ड है, दोस्ती बिल्कुल ही कच्ची है, एक तीली लगाओगे टूट जाएगी उनकी दोस्ती। तो जैसे ही उनकी दोस्ती टूटी तो क्या होगा, जल्दी जल्दी वेपर की फॉर्म में होगा कन्वर्ट। तो मैं बोल सकती हूँ बच्चे कि डेल्टा H मिक्सिंग इसमें ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि AA की और BB टाइप की इंटरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब मुझे उसमें उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जितनी मुझे इसमें रिलीज भी नहीं मिलेगी। मतलब एक बार फिर समझाती हूँ, AA और BB की टाइप की इंटरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब इसको ब्रेक करने के लिए मुझे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब या हीट सप्लाई करना होगा। लेकिन AB इंटरेक्शन वीक है, मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ही नहीं है। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है बच्चे, तो हीट रिलीज भी इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगी। तो मैं बोल सकती हूँ क्या इस केस में डेल्टा H ओवरऑल चेंज होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, और आई कैन से एंडोथर्मिक होगा। बोलो। Yes, ma'am. अगर मैं बात करूं ओवरऑल चेंज इन वॉल्यूम की, तो वो ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। ओवरऑल चेंज कैसे ज्यादा होगा, चेंज का मतलब समझ रहे हो ना, फाइनल माइनस इनिशियल। सॉल्यूशन में क्या सीन था, सिनेरियो था, और पहले कैसे सिनेरियो था। सॉरी। तो बच्चे AB की इंटरेक्शन है वीक। एक देखो, एक सेकंड मैं इसको इरेज करती हूँ ताकि थोड़ा समझ में आए तुम्हें। देखो, AA की इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग, इसको मैं ऐसे दिखा रही हूँ, पास पास का मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है, दोनों एक दूसरे से ना बड़े अच्छे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से दूर जाने का मन नहीं है। लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन में आए तो बच्चे A और B जो है बॉन्ड वीक है, दोनों एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं। तो बताओ वॉल्यूम ओवरऑल ज्यादा हुआ या कम हुआ? हम ज्यादा होगा। तो मैं ये क्या लिख सकती हूँ, क्या बताओ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इन दोनों के, अब ये दोनों केस बच्चे, डेल्टा S क्या है तुम्हारी एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, और ये क्या, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। तो ये डिपेंड नहीं करती है कि वेदर योर सॉल्यूशन इज आइडियल और नॉन आइडियल। डेल्टा S मिक्सिंग हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी और डेल्टा H मिक्सिंग लेस देन 0। क्यों? क्योंकि आपको पता है पहले आपके पास A टाइप के मॉलिक्यूल थे, B टाइप के, अब आपने सॉल्यूशन में मिलाया, A और B दोनों मिले, तो मतलब रैंडमनेस बढ़ गई, तो एंट्रोपी भी बढ़ जाएगी। दूसरी चीज, डेल्टा G क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी है। अब गिब्स फ्री, ये रिएक्शन अपने आप हो रही है, A और B को मिलाया, अपने आप A और B बन रहे हैं, तो मतलब रिएक्शन कैसी है बच्चे, स्पॉन्टेनियस है। और स्पॉन्टेनियस के केस में क्या होता है बताओ, डेल्टा G क्या होता है, नेगेटिव होता है, हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मजा आ रहा है, सच्ची बताओ, मजा आ रहा है ना पढ़ के? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके ओके। उसके बाद बच्चे नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन में ये देखा गया बच्चे, टोटल वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ कम आया है। कम होने का क्या मतलब है कि भैया इंटरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रही होगी। किसकी इंटरेक्शन, सोल्यूट और सोलवेंट की इंटरेक्शन। अगर सोल्यूट और सोलवेंट की इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो ज्यादा हीट रिलीज हुई होगी, मतलब मुझे इतनी एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी तोड़ने के लिए A और BB को, उससे ज्यादा तो रिलीज होगी, यानी कि ओवरऑल चेंज क्या होगा, नेगेटिव होगा, या बोल सकते हो आप एक्सोथर्मिक होगा। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. अब AB की इंटरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, मान लो AA की बहुत वीक है, BB की भी बहुत वीक है, लेकिन आप इन दोनों को मिलाया तो भैया A और B की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इट मींस ओवरऑल चेंज क्या हुआ, वॉल्यूम में कम हुआ, तो लेस देन 0। एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी तो डिपेंड ही नहीं करते कि वेदर द सॉल्यूशन आइडियल और नॉन आइडियल, वो हमेशा डेल्टा S इज ग्रेटर देन 0 और डेल्टा G इज इक्वल टू लेस देन 0। क्लियर हुआ बेटू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके।
क्लियर हुआ? तो मैं यहाँ पे आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। पहले तो ना ये एक एग्जाम्पल देखो बच्चे, ग्राफ तो मैं समझा दूंगी तुम्हें। ये देखो, ये ट्रिक है बच्चे एग्जाम्पल लर्न करने की, क्योंकि एग्जाम्पल पूछे जाते, तुम्हें पता है कोई भी पेपर उठा लो, चाहे कोई सीयूईटी का उठा लो, जेईई मेन, मतलब कोई भी एग्जाम उठा लो, वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव पूछा गया है। देखो याद रखना बच्चे, पॉजिटिव डेविएशन में कौन कौन होगा? अगर आपके पास अल्कोहल मिल जाता है, याद कर लो अभी के अभी, या CCl4 या CS2 मिल जाता है, तो वो पॉजिटिव डेविएशन में आएंगे। अगर आपको नेगेटिव डेविएशन में कहीं पे एसिड या एनिलीन मिल जाता है, तो वो नेगेटिव डेविएशन में आएंगे। फिर बोलूं, अल्कोहल CCl4 CS2 मिलता है तो पॉजिटिव में आएंगे, नेगेटिव डेविएशन में एसिड और एनिलीन होंगे। ठीक है, पहले देखो जो मैंने बताया वही सच है क्या? देखो पॉजिटिव का देखते हैं बच्चे। पॉजिटिव में क्या क्या बोला मैंने? अल्कोहल, CCl4 और CS2। तो देखो इसमें क्या है? CS2 है, इसमें अल्कोहल है, CCl4, अल्कोहल, अल्कोहल, CCl4, CCl4। तो मतलब मैक्सिमम आप इसी ट्रिक से याद कर सकते हो, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे एक इक्के दुक्के को छोड़ के। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन में मैंने कहा HCl होना चाहिए, सॉरी एसिड होना चाहिए, HCl योर एसिड, HNO3 इज योर एसिड, एनिलीन, ठीक है, ये भी एसिड है, सिर्फ इन दोनों को छोड़ दो। ठीक है, एक मेरे कहने पे याद रखो बच्चे, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। एक मेरे कहने पे याद रखो, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। क्यों? देखो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है बच्चे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का। आप देख पा रहे हो कि दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इंटरेक्शन, AB इंटरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर AB इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होती है बेटू, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम। तो वो किसका एग्जाम्पल हुआ? बताओ किसका हुआ? Negative deviation. अगर मैं बात करूं, चलो एक मेरे पास है अल्कोहल, इथेनॉल है, इसके मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कैसे दिखाऊंगी बच्चे? ऐसे दिखाऊंगी। ठीक है, फर्दर आप ऐसे दिखा सकते हो। तो मतलब क्या हो रहा है? अल्कोहल के मॉलिक्यूल में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन मान लो इसमें मैं ऊपर से ऐड करवा दूं एसीटोन, तो क्या होगा? एसीटोन क्या करेगा बेटू? एसीटोन क्या करेगा? जाएगा, इसकी इंटरेक्शन को तोड़ेगा। जैसे ही ये इसके साथ मिलेगा, पहले तो इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन थी, लेकिन जैसे ही ये जाएगा इसकी इंटरेक्शन वीक हो जाएगी। मतलब अल्कोहल और एसीटोन की इंटरेक्शन वीक हो जाएगी, क्योंकि दोनों में किसी भी तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो मतलब क्या होगा? AB की इंटरेक्शन वीक है AA से और BB से। तो मतलब ये किसका केस हो गया बताओ? पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? ओवरऑल ज्यादा हो जाएगा। अब देखो ग्राफ क्या कहता है, ये क्या था? डॉटेड लाइन किसको दिखा रहा है बेटू? आइडियल को, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, मैंने बोला था पॉजिटिव डेविएशन में क्या है? टोटल वेपर प्रेशर जो है कुछ ज्यादा मिला है एक्सपेक्टेड से। तो आप देख पा रहे हो इस तरह से ये कर्व को थोड़ा हम्प जैसा दिखा रखे, हम्प बना हुआ है, देख पा रहे हो? बाकी सारा सेम है, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन। नेगेटिव डेविएशन में क्या था कि टोटल प्रेशर कुछ कम आ रहा था, इसलिए उसको इस तरह से दिखा रखा है। देख पा रहे हो ना सारे? यस Yes, ma'am. अब बताओ सबको समझ में आया? कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, कोई भी ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो। अच्छा, अगर एक मिनट, अगर मैं बात करूं आइडियल सॉल्यूशन की बच्चे, तो आइडियल सॉल्यूशन में जो ओवरऑल चेंज है वो डेल्टा V मिक्सिंग 0 है। तो अगर मान लो मेरे पास 30 है ml है एक लिक्विड और एक है 50 ml, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? कोई बता पाएगा क्या? 80 से ज्यादा होगा या 80 से कम होगा, या 80 ही होगा? मैम 80 ही होगा। ठीक है, बस यही पूछने वाली थी। चलो अब ये क्वेश्चन करो। A non-ideal solution was prepared by mixing 30 ml chloroform, 50 ml of acetone. आपसे पूछ रखा है वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर क्या होगा? जस्ट रेज योर हैंड एंड टेल मी द कंसेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन। आनंद बताओ बच्चे। मैम लेस देन 80 ml, क्योंकि ये क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का नेगेटिव डेविएशन में चला जाएगा। वेरी गुड। और नेगेटिव डेविएशन में क्या बताया था मैंने? ये जेई मेन का क्वेश्चन है, पहले बता रही हूँ, मतलब नीट का भी है। जेई मेन का मतलब नीट में नहीं आया हुआ, नीट में भी आया हुआ है। ठीक है, तो उसमें क्या बोला था? जो ओवरऑल चेंज है वॉल्यूम में बच्चे, वो क्या होगा?
लेस देन 0 होगा, और हाँ नेगेटिव होगा तो मतलब लेस देन 80। 80 तो नहीं होगा डेफिनेटली, 80 तो आइडियल की कंडीशन है, और अगर ज्यादा होता तो वो किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, और लेस देन किसकी बात कर रहे हैं, नेगेटिव की। क्लियर हुआ? ये इसका सॉल्यूशन है। क्लियर हुआ बच्चे? ओके तो अच्छा मुझे यहाँ बताओ, चैट बॉक्स में सबने जो वो आपको बैच सेग्रीगेशन के लिए गूगल फॉर्म का लिंक मिला था वो सबने फिलअप कर लिया क्या? एक बार उसमें चैट बॉक्स में बता दो यस मैम या नो मैम। हिमांशी आप फोटोन 1 में आए हो? हिमांशी अनम्यूट कर सकते हो बेटू। वेरी गुड। अच्छा फोटोन 2 लिया, सही है, सही है हिमांशी। ओके ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कोई ऐसा है जिसने नहीं भरा? अमित, अमित बच्चे आप अभी आए हो? ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है। ओके तो आज हमने क्या किया बच्चे, एक बार देख लें क्या? फिर से मैं आपको थोड़ा रिकैप दे देती हूँ कि क्या किया हमने। बताओ दूं क्या फटाफट से? यस मैम। अच्छा वो वाला क्वेश्चन बच्चे जरूर कर लेना, वैसा सेम क्वेश्चन डीपीपी भी है, अगर कहते हो तो मैं करवा देती हूँ, डीपीपी में खुद कर लेना। फिर बताओ क्या कहते हो? मैम कर लेंगे। चलो मैम खुद कर लेंगे। समझ रहे हो ये बैच ना बड़ा इंटेलिजेंट बैच है। चलो एक क्विक रिकैप करते हैं फटाफट से, क्या किया आज, कहाँ से स्टार्टिंग की हमने? वेपर प्रेशर से स्टार्टिंग की। वेपर प्रेशर जब तक नहीं क्लियर होगा तो रोल्स लॉ पे नहीं जाओगे। वेपर प्रेशर से पहले हमने वेपोरेशन देखा कि भैया वो ओपन कंटेनर में होता है। वेपर प्रेशर हम क्लोज कंटेनर में पढ़ते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि क्लोज कंटेनर में इक्विलिब्रियम अचीव होता है ना। तो वेपर प्रेशर मैंने क्या बोला था, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, है ना। फिर मैंने रोल्स लॉ में क्या बोला बच्चे, कि जो पार्शियल प्रेशर है किसी भी कंपोनेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा उसके मोल फ्रैक्शन के इन द मोल फ्रैक्शन से, है ना। तो मैंने क्या बोला था, अगर मान लो आपके पास दो कंपोनेंट है तो जो जितना ज्यादा वो उतना ज्यादा उड़ेगा। ये वाली चीज क्लियर है ना, जो जितना ज्यादा उतना ज्यादा उड़ेगा। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हमने क्या देखा बच्चे, ग्राफ देखा आइडियल सोल्यूशन का, है ना। ये भी देख लिया था कि स्ट्रेट लाइन क्यों आ रही है ग्राफ की। ओके उसके बाद हमने क्या देखा बच्चे, आइडियल और नॉन आइडियल देखा। आइडियल में हमने देखा कि आइडियल वो सोल्यूशन होगा जो रोल्स लॉ को ओबे करेगा, जिसमें डेल्टा एच मिक्सिंग या डेल्टा बी मिक्सिंग जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, और क्या देखा, ए और बी टाइप की इंटरेक्शन बिल्कुल उतनी ही स्ट्रॉन्ग है जितनी ए बी टाइप की इंटरेक्शन है। ठीक है, लेकिन नॉन आइडियल में ऐसा नहीं है। नॉन आइडियल में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव देखा। पॉजिटिव में क्या था कि टोटल वेपर प्रेशर कुछ ज्यादा मिल रहा था एक्सपेक्टेड से, है ना। तो उसमें क्या था, उसमें क्या हुआ, टोटल वेपर प्रेशर ज्यादा होने का क्या मतलब है कि जो ए बी की इंटरेक्शन है वो वीक है, तभी जो है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। जबकि नेगेटिव में ए बी की इंटरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से वेपर प्रेशर कम है। फिर मैंने कहा उसके लिए आप एग्जांपल करोगे, अगर एसिड और एनिलीन है तो वो नेगेटिव डेविएशन में पक्का वो आएगा। अगर CCl4 अल्कोहल और CH2 अगर आ जाता है तो उसमें आप आग बंद करके पॉजिटिव डेविएशन मार्क कर सकते हो। अच्छा उसके अलावा क्या बोला बच्चे, आइडियल सॉल्यूशन जो एप्लीकेबल है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन पे ही एप्लीकेबल है। नॉन आइडियल में मैंने आपको बता ही दिया कि जो रोल्स लॉ में पढ़ते हैं, जितना वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर क्या होता था रोल्स लॉ में, इक्वल होता था P1 नोट इंटू Chi1 प्लस P2 नोट प्लस Chi2। लेकिन इसमें क्या होगा, उससे कम होगा या ज्यादा होगा वो मैंने बता दिया पॉजिटिव और नेगेटिव से। उसकी बात है बच्चे डेल्टा एस मिक्सिंग का क्या होगा, आपको पता है पहले आपके पास सोल्यूट मॉलिक्यूल थे, उसके बाद सोलवेंट, दोनों को आपस में मिला दिया तो ए और बी दोनों हो गए, ज्यादा हो गए। तो मतलब ओवरऑल रैंडमनेस क्या हो गई, बढ़ गई, रैंडमनेस बढ़ गई, डिसऑर्डरनेस बढ़ गई। तो उससे क्या होगा, एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी। डेल्टा जी क्या है बच्चे, गिब्स फ्री एनर्जी है। गिब्स फ्री एनर्जी के लिए क्या होता है, अगर कोई रिएक्शन हो रही है अपने आप ही हो रही है, ए को बीबी में मिला रहे हो, ठीक है, तो बेसिकली रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस। और स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी मिक्सिंग क्या होगा, मतलब जो आपकी गिब्स फ्री एनर्जी होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। जबकि अगर मैं बात करूं आइडियल सॉल्यूशन की, आइडियल सॉल्यूशन में क्या था, डेल्टा एच मिक्सिंग भी 0 था, ओवरऑल चेंज भी 0 था। मतलब हीट एब्जॉर्ब हीट रिलीज के बराबर था, मतलब जितनी हीट आपने दी इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए उतनी हीट रिलीज हो गई ए और बी जब बने। और ओवरऑल चेंज वॉल्यूम क्या था, 0 था। अगर आप
50 ml ले रहे हो एक लिक्विड, दूसरा 30 ml ले रहे हो, तो वो 80 ही मिलेगा, ना वो 90 मिलेगा, ना वो 70 मिलेगा। क्लियर होगी ये चीज? बताओ। यस मैम। और एक चीज बच्चे Yes, ये भी ma'am. ध्यान रखना Yes, कि ma'am. नॉन आइडियल में अभी मैंने क्या बोला कि जो टोटल वेपर प्रेशर है वो इक्वल नहीं होगा इसके, ठीक है? तो सेम चीज बच्चे एप्लीकेबल है इंडिविजुअल पे, मतलब जो P1 है वो भी क्या होगा, इक्वल नहीं होगा P1 नोट इंटू Chi1 के, और P2 भी नहीं इक्वल होगा P2 नोट के और इंटू, ठीक है? क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, ठीक है। 16 स्टूडेंट्स है ना यहाँ पे, 22 स्टूडेंट्स हो गए थे, है ना? यहाँ पे भाग गए सारे। ओके, कोई और चीज है बच्चे जो आप मुझसे पूछना चाहते हो? कैसा लगा आज का लेक्चर? समझ में आया? इंटरेस्टिंग था? यस मैम। यस मैम। ओके ओके, किसी को कोई डाउट है बच्चे तो पूछ सकता है मुझसे। कोई भी डाउट आया हो कहीं पे? देखो आपको ना डीपीपी मिल जाएगी कल तक, जैसे हमने लास्ट टाइम क्या किया था, मैंने डीपीपी का लिंक यहीं शेयर किया था ना, याद है किसी को? यस मैम। यस मैम। तो ऐसे ही मैं कल करने वाली हूँ। वैसे तो आप लोग मुझे कल नहीं मिलने वाले हो, लेकिन मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ बच्चे, जैसे इसका डीपीपी मिलेगा ना, आपके ग्रुप में मिल जाएगा, तो आपको क्या करना है, उसको सोल्व करना है, ठीक है? तो आपको पता चलेगा कि जितना भी आपने कंसेप्ट सीखा है, इसके नोट्स भी मैं अपलोड कर दूंगी बाय टुमारो मॉर्निंग तक, ठीक है? तो उसके लिए आप नोट्स पढ़ लेना, और उसके बाद क्या करना बच्चे, डीपीपी सोल्व कर लेना, ठीक है? उससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हमने जो पढ़ा क्लास में वो हो गया। एक्चुअली में बच्चे डीपीपी में एक क्वेश्चन है एजियोट्रोपिक मिक्सचर से डाल दिया मैंने, उसको आप इग्नोर करना, अगर किसी को आता है तो कर देना, वरना उसको लीव कर देना, उसको मैं नेक्स्ट वाली क्लास में कराऊंगी। क्लियर होगी ये चीज? बाकी सारा उसी में से ही है जो मैंने आपको आज पढ़ाया है, तो कर लेना अच्छे से। वो वाला जो मैंने एग्जाम्पल दिया है वो भी ट्राई कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा करने में, काफी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, ठीक है? ओके, उसके अलावा किसी को कुछ उससे रिलेटेड कोई डाउट हो, जो वो गूगल फॉर्म आया बैच सेग्रीगेशन के लिए, सबने अपने चूज कर लेना किस में आना चाहते हो। मैम ये कब से स्टार्ट होगा जब बैच सेपरेट होएगा ये? 1 अगस्त से बच्चे, 1 अगस्त, नेक्स्ट मंडे से। ओके मैम। हाँ जी।